आज आपको यही बताते हैं कि आपको इस समय महाकुंभ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा, हम पिछले कई हफ्तों से लगातार आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपको महाकुंभ जाना चाहिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और ये मौका जो है 144 वर्षों में एक बार आता है, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि महाकुंभ जाने से पहले जरा सोच लीजिए। जो सड़क मार्ग और हाईवे प्रयागराज को उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से, शहरों से और राज्यों से जोड़ते हैं, उन सभी सड़कों पर इस समय भीषण ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अनुमान है कि इस ट्रैफिक जैम में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों में 22 से 25 लाख लोग फंसे हो सकते हैं। यह शायद भारत के इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम होगा, जिसमें लगभग 22 से 25 लाख लोग इस जैम में फंसे हुए हैं। इन लोगों के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और वो है रोड अरेस्ट। अंग्रेजी का शब्द है रोड अरेस्ट। का मतलब है कि ये लाखों लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों में एक तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट का मतलब यह है कि आपको आपके घर में ही अरेस्ट कर दिया गया है और आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। बड़े बड़े नेताओं को कई बार हाउस अरेस्ट किया जाता है। उसी प्रकार से लाखों लोगों को उनकी गाड़ियों में अरेस्ट कर लिया गया है। इनमें भी जो लोग प्रयागराज के बॉर्डर पर हैं, उन्हें 4 किलोमीटर का सफर तय करने में 4-4 घंटे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब मौनी अमावस्या पर एक दिन में 8 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच गए थे, तब भी सड़कों पर इतना जैम नहीं था जितना आज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी 1 करोड़ से भी कम लोग प्रयागराज में होंगे और जिस दिन 8 करोड़ लोग थे, उस दिन तो ऐसा जैम नहीं लगा और अब 50 लाख 60 लाख लोगों की संख्या में ही इतना जैम लग रहा है। तो यह क्या कारण है? तो इसका कारण है पुलिस की नई रणनीति, पुलिस के प्रशासन के कुछ नए फैसले। जब से महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद से पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गाड़ियों को दूसरे जिलों, शहरों और राज्यों में ही अब रोक रही है। जैसे प्रयागराज से मध्य प्रदेश का कटनी शहर कहने को तो 250 किलोमीटर दूर है और कटनी में 25 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम इसलिए लगा हुआ था क्योंकि यहां पुलिस ने गाड़ियों को पहले ही रोक दिया। इसी तरह कटनी से 100 किलोमीटर पहले जबलपुर में भी पुलिस ने गाड़ियों को रोककर रखा हुआ है और कानपुर और लखनऊ से जो हाईवे प्रयागराज की तरफ जाता है, उस पर भी गाड़ियों को रोक दिया गया है और इन सब सड़कों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं। अब स्थानीय पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि प्रयागराज में जो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, पहले वो सारी गाड़ियां शहर से वापस निकल जाएं और बाद में धीरे धीरे करके नई गाड़ियों को वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, सतना और रीवा में लगा हुआ है और इसका कारण यह है कि जो लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाते हैं, वो सारे लोग इसी सड़क से, इसी रूट से होकर गुजरते हैं। तो ये नक्शे पर आप ये रूट देख लीजिए। मैं बड़े नक्शे पर आपको दिखा देता हूं, देखिए, आपको और ज्यादा बड़े नक्शे पर समझ में आएगा। ये वो रूट है। अगर आप भी इस रूट से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोबारा से अपने फैसले पर विचार कर लीजिए। जो लोग दिल्ली और एनसीआर से प्रयागराज जा रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही भीषण ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। वो भी ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में वैसे तो लगभग 12 घंटे का समय लगता है अगर आप बाय रोड जाएं, लेकिन आज बहुत सारे लोग 30 से 35 घंटे में दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे। कानपुर से प्रयागराज सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन लोग 15-15 घंटे में भी कानपुर से प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे और यही स्थिति लखनऊ की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक जैम में फंसे बहुत सारे लोग गूगल मैप्स को लेकर बहुत शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग गूगल मैप्स पर देखते हैं कि प्रयागराज जाने में कितना समय लगेगा, तो उन्हें प्रयागराज के पूरे रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम नहीं दिखता। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंच जाते हैं
तो उन्हें कई कई घंटे एक ही जगह पर ऐसे ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ता है। यानी गूगल मैप तो आपको यह बता रहा है कि आप समय से बिल्कुल ठीक फर्राटे से प्रयागराज पहुंच जाएंगे, कोई जैम नहीं है। लेकिन जब आप सड़क पर निकलेंगे तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज हमने भी जब गूगल मैप्स पर यह देखा कि दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो गूगल मैप्स ने हमें यही बताया कि पूरा रास्ता खाली पड़ा है और हम 10 से 15 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी दौरान जब हमने अपने संवाददाताओं से, जो ग्राउंड पर थे हमारे रिपोर्टर्स, उनसे पूछा कि प्रयागराज के आसपास दिल्ली से आने वाले सड़क मार्गों पर कितना बड़ा जैम है, तो उन्होंने बताया कि प्रयागराज से 30 से 40 किलोमीटर पहले अब भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। हालांकि हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम गूगल मैप्स की एक्यूरेसी पर, इसकी सटीकता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि यह बता रहे हैं आपको कि लोग इसके खिलाफ कितनी शिकायत कर रहे हैं। अब ये तो गूगल मैप जाने कि वो इस जैम को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, वो लोगों को क्यों नहीं बता पा रहा है कि जो रास्ता 12 घंटे का है वो 35 घंटे में क्यों पूरा हो रहा है। इस बार माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान 12 फरवरी को होना है और तब तक प्रयागराज जाने वाले सारे सड़क मार्गों पर इसी तरह का भीषण ट्रैफिक जैम रहेगा। तो आप भी सोच समझ कर निकलिएगा। और इसीलिए आज हम तो कम से कम आपसे यही कहेंगे कि 14 फरवरी से पहले सड़क के रास्ते कम से कम आप प्रयागराज न जाएं। दूसरा, अगर आप इस भयंकर ट्रैफिक जैम के बावजूद महाकुंभ जाना ही चाहते हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ जाइए। आपके पास आपकी गाड़ी में खाने पीने का पर्याप्त सामान होना चाहिए, पीने का पूरा पानी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि ये ट्रैफिक जैम कितना लंबा रहेगा। तो मान लीजिए अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और आप 8 से 10 घंटे या 15 घंटे किसी ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, तो आपके पास सारा सामान होना चाहिए, आपके पास तैयारी होनी चाहिए, आपको अपनी दवाइयां साथ लेकर जानी चाहिए, पूरा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, खाने पीने का पूरा सामान आपके पास होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने साथ बच्चों को ना ले जाएं, और जो वृद्ध लोग हैं, आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इस स्थिति में उन्हें वहां लेकर मत जाइए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे। पहले तो गाड़ी में परेशान होंगे, जब उन्हें 15 से 20 घंटे गाड़ी में बिताने पड़ेंगे या इससे भी ज्यादा। फिर जब प्रयागराज भी पहुंचेंगे तो उन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पुलिस सभी तरह के वाहनों को, सभी तरह की गाड़ियों को मेला क्षेत्र से 15 किलोमीटर पहले ही रोक रही है। इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी से महाकुंभ जा रहे हैं तो आप 30 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कम से कम तैयार रहें, क्योंकि जहां पर आपका पार्किंग गाड़ी की होगी वहां से आपको शटल दी जाएंगी और फिर शटल भी आपको काफी पहले उतार देंगी और फिर एक लंबा रास्ता आपको पैदल चलना पड़ेगा। कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आपको संगम घाट तक जाना होगा और फिर वापस से लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर ही आपको वापस आपकी पार्किंग में अपनी गाड़ी या आपकी बस तक पहुंचना होगा। और यहां हम उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। इस वक्त अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग सिफारिश लगाकर अपनी गाड़ियों से मेला क्षेत्र के आसपास पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अब भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो अभी भी दो प्रकार के लोग हैं जो किसी को नहीं जानते, किसी बड़े अधिकारी को नहीं जानते। वो इस देश की आम जनता है, इस देश के आम वोटर हैं, उन्होंने ही सरकार को चुनकर भेजा है, लेकिन उन्हें 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, किसी को 10 किलोमीटर, और उनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर, अपने पद का फायदा उठाकर सीधे गाड़ी तक मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं। इसलिए सरकार को और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समय हर आम आदमी ही वीआईपी है और सबके लिए वही व्यवस्था होनी चाहिए जो वीआईपीज के लिए होनी चाहिए। किसी भी आम श्रद्धालु को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रयागराज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को तत्काल रूप से वहीं पर भेज दिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि जो लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद कर रही है और आगे भी करेगी।
प्रयागराज को जाने वाले सभी रास्ते व्यस्त हैं। सड़क पर भीषण जाम मिलेगा। ट्रेनों में 3 गुना यात्री भरे पड़े हैं। पैदल जाने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर क्या आपको लगता है कि अगर आज आप प्रयागराज के लिए निकलें तो संगम तक पहुंच पाएंगे? संगम नोस पर स्थिति ये है कि अगर यहां जमीन पर कुछ गिर जाए तो श्रद्धालु उसे उठा नहीं पाएंगे, जगह ही नहीं है। महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है। वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई इंसान सही से चल पाए। पिछले 3 दिनों में प्रयागराज में 15 लाख गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। लाखों वाहन शहर तक आने वाले 7 प्रमुख रास्तों पर कई घंटों से खड़े हुए हैं। हालात ये हैं कि प्रयागराज आने वाली हर मुख्य सड़क पर 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम है। लखनऊ से प्रयागराज 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पर आपको 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 5 घंटे की यात्रा में 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। जौनपुर से प्रयागराज 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पर आपको 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। इस यात्रा में 10 से 15 घंटे लग रहे हैं। वाराणसी रूट पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। मिर्जापुर रूट पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 100 किलोमीटर की यात्रा में आपको 10 से 15 घंटे लग सकते हैं। रीवा से जा रहे हैं तो 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 130 किलोमीटर की इस यात्रा में 20 से 24 घंटे तक लग रहे हैं। कौशाम्बी रूट पर 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम है। 60 किलोमीटर की इस यात्रा में आपको 10 घंटे लग सकते हैं। चित्रकूट से प्रयागराज 120 किलोमीटर है। इस पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को 10 से 15 घंटे लग रहे हैं। 300 किलोमीटर की लंबी लाइन और जाम लगा हुआ है। लोग गाड़ियों में हैं, बसों में हैं, अपने साधन से आए हैं। जो लोग स्नान करने जाना चाहते हैं त्रिवेणी पे, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए थे वो व्यवस्थाएं इस सरकार ने बिगाड़ दी। मुख्यमंत्री जी ने खुद बिगाड़ी हैं। सड़क पर जाम की स्थिति को देखकर पुलिसकर्मी प्रयागराज से 100 से 200 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुओं को रोककर वापस जाने की सलाह दे रहे हैं। आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। तो पुलिस आपको यहाँ रोककर यही समझाइश दे रही है कि कृपया करके घर वापस चले जाइए। इस रोड पे काफी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे जा रही है। इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहेंगे। श्रद्धालुओं को जाम की स्थिति का अंदाजा नहीं है, इसीलिए कई लोगों में व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। ऐसे बोला जा रहा है कि सरकार का व्यवस्था तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। और बोल रही थी यूपी सरकार कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये व्यवस्था है, लास्ट 4 घंटे से खड़े हैं। 4 घंटे से 2 फुट गाड़ी आगे बढ़ रही है। आगे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, टोल फ्री कर देने चाहिए थे। इस टाइम पर कोई टोल फ्री नहीं है। टोल की वजह से इतने लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। हमारे को ये 12 घंटे का सफर पड़ गया 35 घंटे का। जाम का एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रयागराज शहर में पार्किंग फुल हो चुकी है। अब जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो शहर से कई किलोमीटर पहले ही गाड़ी सड़क किनारे छोड़कर चले जा रहे हैं। इस वजह से
ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ी है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाने के बाद हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि महाकुंभ के रूट की सभी लाइनें इस समय व्यस्त हैं। कृपया थोड़े दिनों के बाद प्रयास करें और इस समय सड़क के रास्ते कम से कम महाकुंभ जाने की कोशिश न करें। अगर आप ट्रेन से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप ये तस्वीरें जरूर देख लीजिए। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाली एक यात्री ट्रेन में, एक पैसेंजर ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई कि कई लोग धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन के इंजन में जाकर बैठ गए। देखिए, प्रयागराज जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं बची है और कई ट्रेनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग ट्रेनों के टॉयलेट्स में बैठकर महाकुंभ की इस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेनों से जाएंगे तो आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, आप जैम में नहीं फंसेंगे। इस समय सरकार जो स्पेशल ट्रेन चला रही है उनमें कई ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। भारतीय रेल का कहना है कि कल उसने 330 स्पेशल ट्रेन से 12.5 लाख लोगों को उनके राज्यों में वापस भेजा और आज उसने दोपहर 3 बजे तक 201 ट्रेनों से 9 लाख लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया है। इसका मतलब यह है कि इस समय एक ट्रेन में औसतन 4,500 लोग सफर कर रहे हैं, जबकि लंबी दूरी की ट्रेन में अधिकतम 2 से 2,500 लोग ही सफर कर सकते हैं। सोचिए, जिस ट्रेन में 4,500 लोग मौजूद हों, उस ट्रेन में लोग किन हालात में सफर कर रहे होंगे। और आप इस पर इन ट्रेनों के अंदर से हमारी ये रिपोर्ट जरा देखिए और फिर सोचिए कि आप ट्रेन से भी प्रयागराज जाना चाहेंगे या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि सड़क से प्रयागराज जाना मुश्किल है, ट्रेन से चले जाएंगे, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ट्रेन से प्रयागराज पहुंचना महायुद्ध लड़ने से कम नहीं है। ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कैसे भी करके लोग घुसना चाहते हैं, चाहे बोगी का दरवाजा हो या फिर उसकी खिड़कियां। कुछ कुली तो खिड़कियों में बैठाने के लिए 1,000 रुपए तक चार्ज करने लगे हैं। टिकट है या नहीं, इसके बारे में न कोई पूछने वाला है न बताने वाला। एसी, स्लीपर और जनरल सब एक हो चुका है। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का एक ही मकसद है, कैसे भी करके ट्रेन में घुसना। यात्रियों को ट्रेन में जहां जगह मिल रही है वहीं चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो ट्रेन की बोगी हो, लगेज बोगी हो या फिर इंजन। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में कुछ यात्री ट्रेन के इंजन में ही घुस गए। रेलवे पुलिस ने किसी तरह इन लोगों को जबरन बाहर निकाला। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आती है, उसमें बैठने को लेकर यात्रियों में मारपीट की नौबत तक आ जाती है। एसी बोगी का ये हाल है, जहां 1 लाख इस वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की रोज फुटफॉल की क्षमता थी, वो कहीं न कहीं आज 2.5 लाख से ज्यादा है। समस्या यार, ये देखिए, गुंडागर्दी कर रहा है, महिला को उतरना नहीं दे रहा है। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कानपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भीड़ का आलम देखिए कि लोग पहले से ही अंदर खचाखच भरे हुए हैं और उसके बाद भी लोगों की अंदर चढ़ने की जो जद्दोजहद है वो पूरी तरीके से शुरू है। कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जाना सर, कुंभ जा रहे प्रयागराज संगम। भीड़ में कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है क्या कर। मान लीजिए कि इतने संघर्ष के बाद आप किसी तरह प्रयागराज पहुंच भी गए, तो भी आपको घाट तक जाने में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और सिर्फ ये ही नहीं,
हो सकता है कि आपको पैदल यात्रियों का भी जाम मिल जाए। घाट तक जाने वाले कई रास्तों पर पैदल चलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। रेलवे का कहना है कि वो लोगों की सुविधा के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि इनमें से कई ट्रेनें असल में सिर्फ खड़ी हुई हैं। इनमें एक ट्रेन को लेकर एक यात्री ने सोशल मीडिया पर शिकायत की और कहा कि ये ट्रेन 3 घंटे से एक ही जगह पर खड़ी है, जिस पर रेलवे ने कहा कि ये ट्रेन देरी से आई थी, जिसके कारण मेंटेनेंस की वजह से इसे हॉल्ट पर रखा गया था। हालांकि आज शाम को जब हमने इसी ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक किया तो ये ट्रेन आज भी 13.5 घंटे की देरी से प्रयागराज पहुंची है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि रेलवे ने भीड़ के कारण प्रयागराज जंक्शन स्टेशन को बंद कर दिया है, लेकिन यह असल में एक फेक न्यूज है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे ट्रेन से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और यात्रियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इस भीड़ को देखते हुए महाकुंभ के आयोजन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ताकि अगर इसका समय सीमा और बढ़ा दी जाए तो बाकी के जो लोग हैं वो भी आकर स्नान कर सकते हैं। क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं बढ़ाया जा सकता। आधिकारिक रूप से कुंभ मेले की तिथियां कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हालांकि व्यवहारिक रूप से ऐसी स्थिति में कई बार व्यवस्थाओं को कुछ समय के लिए जारी रखा जाता है और जब कुंभ के आयोजन में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। 12 साल पहले जब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ, तब प्रशासन ने यह आयोजन समाप्त होने के बाद भी वहां आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कुछ सुविधाओं को जारी रखा था और इस बार भी प्रशासन अगर चाहे तो इन सुविधाओं को, इन इंतजामों को कुछ और दिनों तक या हफ्तों तक जारी रख सकता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 45 दिनों तक चलेगा और ये 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो तिथि आप याद रखिएगा, आपके पास समय है 26 फरवरी तक और 26 फरवरी में अब भी 16 दिन बचे हुए हैं। हालांकि इस समय महाकुंभ में ज्यादा भीड़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान होना है और कहते हैं कि महाकुंभ के आयोजन का ज्योतिष के हिसाब से जो महत्व है वो माघ पूर्णिमा तक ही होता है और बाद की तिथियां असल में सामान्य हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग 12 फरवरी या उससे पहले ही महाकुंभ में ये पवित्र स्नान कर लेना चाहते हैं। सरकार का अनुमान था कि 45 दिनों के महाकुंभ में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, लेकिन 29 दिनों में ही ये 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। आज 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान किया है और अब तक कुल मिलाकर 44 करोड़ 67 लाख लोग महाकुंभ में आ चुके हैं और हो सकता है कि जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं तब तक 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका हो। यह भारत का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे अब आगे भविष्य में सिर्फ भारत और भारत के लोग ही तोड़ सकते हैं। दिल्ली लाते हैं। दिल्ली की आजकल बड़ी चर्चा है, दिल्ली के लोगों की बड़ी चर्चा है। दिल्ली में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और दिल्ली के लोगों ने इस बार अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी सहित उठाकर बाहर फेंक दिया है, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है और दिल्ली की जनता आप से अब तुम पर आ गई और तुमसे तू पर आ गई। तो इसलिए आज दिल्ली की जनता के लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो यह फैसला इतना बड़ा लिया कि अरविंद केजरीवाल को इस बार वापस नहीं लाना है, उस पर आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और आज से 50 साल पहले वर्ष 1975 में
अमिताभ बच्चन की एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था और वो ये था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इस बार के चुनाव में दिल्ली के 1.5 करोड़ वोटर्स ने असल में केजरीवाल को यही बताया है कि वो फेंके हुए पैसे अब नहीं उठाते। केजरीवाल ने सोचा था कि अगर वो लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां देने के बाद विकास नहीं भी देंगे, खराब हवा देते रहेंगे, खराब पानी देते रहेंगे, खराब सड़कें देते रहेंगे, दिल्ली में और कोई काम नहीं करेंगे, तब भी दिल्ली वाले उन्हें ऐसे ही वोट देते रहेंगे। क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी मुफ्त की रेवड़ियां लोगों को दे रहे थे। लेकिन इस बार लोगों ने वही डायलॉग बोल दिया जो अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में कहा था और कह दिया कि वो अब फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। और इसके लिए आज दिल्ली के लोगों की जमकर तारीफ होनी चाहिए। आज बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में हारने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और क्या पंजाब में भगवंत मान केजरीवाल के साथ वही कर सकते हैं जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। अब दिल्ली में तो जो होना था हो गया, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या होगा, पंजाब की सरकार का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है जो उनकी पार्टी के विधायक है और इस बैठक को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब के विधायकों को केजरीवाल ने आखिर दिल्ली क्यों बुलाया है। केजरीवाल भी अब हाई कमांड की तरह व्यवहार करते हैं कि वो हाई कमांड हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं और उन्होंने पंजाब के सारे विधायकों को ये कह दिया कि अपना सब काम छोड़कर आप दिल्ली में आइए और यहां हम बैठक करेंगे। बजाय इसके अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब जा सकते थे, चंडीगढ़ जा सकते थे, तब सिर्फ एक व्यक्ति को जाना होता और सारे विधायकों से वो वहां मिल सकते थे। लेकिन उन्होंने कल दिल्ली में सबको बुलाया है। पंजाब में अगला विधानसभा का चुनाव 2 साल बाद वर्ष 2027 में होना है। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीती थी और वहां सरकार बनाने के लिए 59 विधायकों की ही जरूरत है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा 92 सीटें उन्होंने जीती। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक वहां टूट जाते हैं तो दल बदल से बचने के लिए 92 में से कम 47 विधायकों का टूटना आवश्यक है, तभी वहां पर सरकार गिरेगी। अब यह अटकलें चल रही हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के साथ वही कर सकते हैं जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। दिल्ली की हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों के मन में यह बात जरूर चल रही होगी कि 2 साल बाद पंजाब में जीतना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो समय रहते अपने लिए कोई नया रास्ता तलाश कर सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब इकाई के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली की हार के बाद यह दरार उभर कर सामने आ सकती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब के बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। तो इसलिए पंजाब में भी बहुत कुछ चल रहा है और आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं राजनीति की दुनिया बड़ी निर्दयी होती है, यहां ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। नेताओं की सबसे बड़ी यारी होती है कुर्सी के साथ। केजरीवाल अपने जीवन में पहली बार इतनी कमजोर स्थिति में आए हैं जब वो अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में खुद भी चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी हार गई, जिससे साबित होता है कि केजरीवाल की अपनी खुद की लोकप्रियता भी गिर रही है। अब वो हारने वाली टीम के एक ऐसे कप्तान हैं जो खुद भी रन नहीं बना पा रहे। ऐसे में कप्तान अपने साथियों का समर्थन और सम्मान दोनों खो देता है। पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी हमेशा से सत्ता में रही है। ऐसे बुरे दिन की तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी और ना ही विपक्ष में बैठने की उनकी आदत है। विपक्ष में बैठने का संघर्ष अभी तक इस पार्टी के नेताओं ने चखा ही नहीं है। इसलिए केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो विपक्ष में बैठकर इस बुरे समय में कैसे अपनी पार्टी का मनोबल बनाए रखते हैं और अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखते हैं। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कुछ चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। पहले भी बातें चलती रही कि भगवंत मान जाएगा, आज भी उन विधायकों में यही है कि अब हमारा काम खत्म, तो वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी में हमें प्रोटेक्शन मिलेगी
और मेरा ख्याल है कि इनके जो जिस पार्टी से आया था मेजॉरिटी पंजाब में जो इनके गए थे वो कांग्रेस में के आदमी गए थे, कांग्रेस के ज्यादा और वो ही कांग्रेस में वापस आए। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए, लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है, तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। कोई इदा की गल नहीं की, कोई ना कोई एमएलए मंत्री कोई ना निराश है, कोई चक्कर नहीं गा। आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए कोई भी किसी के संपर्क विच नहीं, सारे पार्टी के नाल है और असी अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई के हेठ पंजाब दे पार्टी को होर मजबूत करांगे। एक भी बंदा सर अरविंद केजरीवाल जी के नाल आखिरी दम तक जिंदगी अरविंद जी के लिए जान दे देंगे, कोई बात नहीं। हारा जितना तो बनी है थोड़ी बहुत, कोई नहीं बड़ी जाती है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका रिव्यू करेंगे, जो कमियां रह गई उसको दूर करेंगे, इसका क्या बात है। अब देखिए, केजरीवाल की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं। केजरीवाल के पास इस समय कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना तो वो एमएलए हैं, ना वो एमपी हैं, ना ही इसके अलावा उनके पास कोई और संवैधानिक पद है। ऊपर से बहुत सारी कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही है, बहुत सारे कानूनी मामले, भ्रष्टाचार के आरोप, घोटाले उन पर लगे हुए हैं और वो मामले अदालत में हैं। जेल वो जा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर है। आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कोई नए मामले भी और उनके ऊपर नई एफआईआर भी दायर हो सकती हैं और उनके ऊपर नई जांच भी बैठ सकती है। ऐसे समय में किसी भी नेता को एक संवैधानिक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, एक संवैधानिक शील्ड उन्हें चाहिए होती है। नेताओं को सरकारी बंगला चाहिए होता है, सरकारी सुरक्षा चाहिए होती है और सरकारी सुविधाएं चाहिए होती हैं। और अगर वो किसी संवैधानिक पद पर होते हैं, तब एजेंसियों को अगर उन्हें गिरफ्तार भी करना है तो पहले कुछ परमिशन लेनी होती है। तो एक तरीके से संवैधानिक पद का दुरुपयोग कई बार नेता करते हैं। इस समय केजरीवाल को सबसे सख्त जरूरत ऐसे ही किसी संवैधानिक कवच की है और वो उन्हें तभी मिल सकता है जब या तो वो कहीं के मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री ही बन जाएं। क्योंकि अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके लिए यह लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी पंजाब की सरकार की ताकत उनके पीछे आ जाएगी, पूरी पंजाब की पुलिस उनके पास होगी। लेकिन क्या केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं तो क्या वो पंजाब से सांसद बनने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि सांसद बनने के बाद ही कम से कम उन्हें यह एक संवैधानिक कवच मिल जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा के सांसद हैं और 7 राज्यसभा के सांसद हैं। अगर कोई लोकसभा का सांसद केजरीवाल के लिए अपनी सीट खाली भी कर देता है इस्तीफा देकर, तो केजरीवाल को उस सीट पर दोबारा से चुनाव लड़कर जीतना होगा और तब वो लोकसभा के सांसद बन पाएंगे। इसमें जोखिम बहुत है, क्योंकि केजरीवाल पहले ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। उनकी लोकप्रियता इस समय बहुत नीचे है, इसलिए यह गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि अगर वो दोबारा भी चुनाव लड़ें पंजाब से तो वो जीत ही जाएंगे। इसमें बहुत रिस्क है और इस समय वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अगर केजरीवाल राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने 7 सांसदों में से किसी एक को इस्तीफा देने के लिए तैयार करना होगा। इन 7 राज्यसभा सांसदों में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और संदीप पाठक का भी नाम है, जिनका कार्यकाल वर्ष 2028 तक है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है, क्या इनमें से कोई एक सांसद केजरीवाल के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है।
ये केजरीवाल को टेस्ट करना चाहिए, अपने नेताओं, अपने सांसदों की लॉयल्टी को, कि क्या वो केजरीवाल के कहने पर अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तो केजरीवाल के पास यही दो रास्ते हैं, या तो वो राज्यसभा के रास्ते दोबारा से एमपी बने, और या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं भगवंत मान को हटाकर। अब अगले कुछ दिनों में इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, या कम से कम वो कोशिश करके देखेंगे। अब वो जब आम आदमी पार्टी के विधायकों से मिलेंगे कल, तो वो उनका मन जानने की कोशिश करेंगे कि ये विधायक क्या चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो 2014 और 2019 की जबरदस्त मोदी लहर के सामने भी टिके रहे थे और बीजेपी से हारे नहीं। हालांकि मोदी से वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन दिल्ली में वो तब भी, इतनी बड़ी लहर में भी, इस दौरान बीजेपी से हारे नहीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब वो एक हारी हुई टीम के आउट ऑफ फॉर्म कप्तान है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक भारत की क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कप्तानी ही नहीं, बल्कि उनके लिए टीम में अपनी जगह बचाना भी मुश्किल हो गया था। कप्तानी के साथ साथ टीम में जो जगह है वो भी जाने वाली थी। लेकिन कल के मैच में रोहित शर्मा के 119 रन बनाने के बाद अब वही लोग रोहित शर्मा के लिए फिर से तालियां बजा रहे हैं जो कहते थे कि रोहित शर्मा को टीम में रखना नहीं चाहिए। कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है, यही तो समय है। और इसलिए आज एक सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल को भी एक और नया मौका ऐसे ही मिलेगा? हो सकता है केजरीवाल अगले मैच में रोहित शर्मा की तरह दोबारा से चमक जाएं, सेंचुरी लगा दें और उनकी वापसी हो जाए। दुर्भाग्य से राजनीति में क्रिकेट की तरह रोज रोज मैच नहीं होते। अब केजरीवाल का अगला मैच होगा 2 साल बाद 2027 में, जब पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा, और फिर 2030 में, अब से 5 साल बाद, दिल्ली का चुनाव। इसलिए अगले मैच में हो सकता है केजरीवाल वापसी कर लें, सेंचुरी बना दें, अच्छे रन भी बना लें, लेकिन यह मैच अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाला। एक है 2027 में और दूसरा है 2030 में। तब तक केजरीवाल को ऐसे ही मैदान से बाहर बैठना होगा। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद एक और बड़ा दिलचस्प संयोग बना है। यह पहली बार है जब पूरा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र बीजेपी के शासन में आ गया है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के अलावा हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 जिले आते हैं, और इनमें बड़े बड़े शहर हैं। फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, गाजियाबाद जैसे बड़े शहर इस क्षेत्र में आते हैं। और यह क्षेत्र 55,144 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां 4 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। यानी इन 4.5 करोड़ लोगों की जिंदगी पर इस बदलाव का बड़ा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पहले से ही बीजेपी की सरकारें हैं, और अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, जिससे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर बीजेपी का शासन हो गया है। लंबे समय से इस क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होने और इच्छा शक्ति की कमी की वजह से यहां का विकास कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया, क्योंकि अलग अलग सरकारें थी, वो आपस में झगड़ा करती रहती थी, कोऑपरेट नहीं करती थी। यहां की सरकारों में हमेशा विवाद बना रहा। यमुना का गंदा पानी और खराब हवा इसी का उदाहरण है, जहां एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के पर सिर्फ आरोप लगाती है। लेकिन अब यह दौर बदल गया है। अब दिल्ली एनसीआर एक ही पार्टी के शासन में है, और ऐसा 32 वर्षों में पहली बार हुआ है। इससे अलग अलग राज्यों में होने के बाद भी इस पूरे क्षेत्र के संपूर्ण विकास में मदद मिलेगी। अब किसी भी विवाद को सुलझाने में बहुत आसानी होगी, और विकास के कामों में राज्य की सीमाएं और वहां की सरकारें रुकावट नहीं बनेंगी। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, जब वो दुनिया के इस सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र की परेशानियों को दूर करके दिल्ली एनसीआर को साफ पानी, साफ हवा, बिना रुकावट वाला एक जैसा संपूर्ण विकास दे सकेगी। यहां पर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकेगी, और इसे एक पूरी तरीके से संपूर्ण क्षेत्र के रूप में इसे डेवलप कर सकेगी। जब से बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीती है, बदलाव के बाद आज पहला सोमवार है। इस इतने बड़े बदलाव के बाद आज हफ्ते का यह पहला दिन है जब लोगों ने केजरीवाल के शासन में नहीं, बल्कि बीजेपी के शासन में आज अपने सोमवार की, अपने हफ्ते की शुरुआत की है। और बहुत सारे लोग उस दिन से लगातार बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग जो सवाल पूछ रहे हैं आज दिल्ली के, वो ये पूछते हैं कि क्या दिल्ली अब बदल जाएगी? क्या दिल्ली में साफ हवा मिलने लगेगी? क्या दिल्ली की सड़कें पहले से बेहतर हो जाएंगी? क्या दिल्ली का जो प्रशासन है वो ठीक हो जाएगा?
आप देखिए, दिल्ली वालों से पूछकर देखिए, दिल्ली वाले लगातार यही बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें एक बहुत बड़े उम्मीद की जो किरण है वो दिखाई दे रही है और उन्हें बहुत बड़ी उम्मीद है इस नई सरकार से। लेकिन इस नई सरकार का चेहरा कौन होगा, यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चुनाव के दौरान हुए एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के सबसे ज्यादा लोग यानी 39% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को ही देखना चाहते थे, जबकि 37% लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने कोई किसी चेहरे को उतारा नहीं। बीजेपी का जो पूरा कैंपेन था वो फेसलेस था। इसलिए अब अगर बीजेपी को दिल्ली में लंबे समय तक अच्छी राजनीति करनी है तो उसे किसी ऐसे बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाना होगा जो केजरीवाल की टक्कर का नेता हो और जो अरविंद केजरीवाल को रोक सके या लोगों के मन में यह भाव ला सके कि उन्होंने केजरीवाल को हराकर कोई गलती नहीं की है और केजरीवाल के ही कद का उतना ही मजबूत नेता अब उनकी जगह पर आया है। अगर कोई कमजोर नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो मुमकिन है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल की कमी को महसूस करना शुरू कर दे और उन्हें यह लगने लगे कि इससे अच्छा तो केजरीवाल ही थे। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए आगे तक टिकना मुश्किल होगा। इसलिए जिस तरह दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में बीजेपी को चुना, उसी तरह बीजेपी के लिए भी जरूरी है कि वो जनता को केजरीवाल का एक मजबूत विकल्प और एक बड़ा चेहरा और टिकाऊ चेहरा बदले में दे। अब आज की एक ऐसी खबर जिससे भारत का हर परिवार बहुत दुखी है और ये जो विश्लेषण है ये भारत के हर परिवार के लिए है। भारत एक पारिवारिक संस्कारों का देश है। इस समय भारत में सबसे पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा है। देश के करोड़ों परिवार अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। भारत श्रवण कुमार का देश है। भारत में माता पिता को पूजनीय माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन जिस समय देश के करोड़ों परिवार महाकुंभ की आस्था में डूबे हुए हैं, देश का एक मशहूर यूट्यूबर परिवार में माता पिता को लेकर एक अभद्र और बहुत ही अश्लील टिप्पणी करता है जिससे देश के हर परिवार को बहुत ठेस पहुंची है। इस यूट्यूबर को यह अश्लील टिप्पणी करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई, जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन हमें लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। इसने तो बड़ी आसानी से वो सारे शब्द कह दिए, लेकिन हम उन शब्दों को आपके सामने कह नहीं सकते। हम किसी परिवार की इस आस्था को, उसके संस्कारों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम ना तो इस यूट्यूबर का नाम लेंगे क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते, हम इसे वो नहीं देना चाहते जो ये चाहता है, हम इसके व्यूज नहीं बढ़ाना चाहते, हम इसे कोई हीरो नहीं बनाना चाहते और ना ही विलेन बनाना चाहते हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि इस यूट्यूबर ने भारत के संस्कारों का अपमान किया है। इसलिए आप निश्चिंत होकर इस विश्लेषण को देखिए। आप अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ इस विश्लेषण को देख पाएंगे, लेकिन इसका भाव आज समझने की कोशिश कीजिए। आजकल आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स या फिर कुछ रील बनाने वाले। पिछले कुछ वर्षों में यूट्यूबर्स की एक नई पौध आ गई है जो पॉडकास्ट बनाती है, वीडियोस बनाती है और उनके जबरदस्त व्यूज भी आते हैं। यह नए जमाने का मीडिया है जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज और उद्योगपति भी इन पॉडकास्ट में जाते हैं, इन यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इनकी लोकप्रियता अब मेन स्ट्रीम मीडिया से भी बढ़ रही है। और ये लोग जनता की पसंद पर अपना कंटेंट नहीं बनाते, बल्कि उस गणित पर जिसे अंग्रेजी में हम एल्गोरिथम कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उस गणित के हिसाब से ये यूट्यूबर्स अपना कंटेंट बनाते हैं। और वो गणित ये कहता है कि जितनी ज्यादा अश्लील बातें आप करेंगे, जितने ज्यादा अश्लील वीडियोस आप बनाएंगे, जितने ज्यादा नए नए विवाद आप पैदा करेंगे, उतने ही ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आप वायरल होंगे और जितने व्यूज आपको मिलेंगे उतने ही पैसे भी आपको मिलेंगे। ये एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है जिसमें हर यूट्यूबर ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मशहूर होना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ये खरीदना चाहते हैं। इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि ये अश्लील बातें कर सकते हैं। और देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें देख रहा है और उन पर तालियां बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स के बीच व्यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं, इसलिए ये सबसे आसान रास्ता चुनते हैं और यह रास्ता है
आपत्तिजनक, अभद्र और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का। यह बहुत आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। इस कंटेंट की वजह से हमारे देश के युवा भटकने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को यह अश्लील कंटेंट अच्छा भी लगता है और कुछ कुंठित लोग इसे देखकर तालियां भी बजाते हैं। आज ये यूट्यूबर कह सकते हैं कि वो किसी भी विषय पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं या उनके पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन हमें लगता है कि जब इनका अश्लील कंटेंट जनता के बीच आता है और ये सार्वजनिक हो जाता है, जब ये कंटेंट देश के हर छोटे बच्चे तक जाता है, स्कूल के बच्चे तक, कॉलेज के बच्चे तक जाता है, हर परिवार तक जाता है, माता पिता तक जाता है, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहलाएगा, यह अश्लीलता फैलाने की श्रेणी में आएगा और यह कानून के दायरे में आता है। इसलिए आज बड़ी बात यह है कि कानून तो इनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन हमारा समाज इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है। आज बड़ी बात यह है कि यह कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता की जा रही है, इससे हंसी नहीं आती, इससे दुख होता है। आज इन सारे सो कॉल्ड कॉमेडियन से, यूट्यूबर से हम ये कहना चाहेंगे कि भारत की संस्कृति का सम्मान कीजिए। अपनी रोजी रोटी कमाना सबका अधिकार है, आप अपनी रोजी रोटी कमाइए। लोकप्रियता लेनी है लीजिए, लेकिन लोगों का प्यार हासिल करके, सम्मान से लोकप्रियता बनाइए। अच्छा कंटेंट देकर, लोगों की मदद करके आप ये कंटेंट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि गाली गलौच, अभद्रता और अश्लीलता से आप ये कंटेंट बनाएं। भारत की संस्कृति को दूषित ना करें। अब से कुछ देर पहले असम पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली की साइबर पुलिस और मुंबई की एक कोर्ट में भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। और भारत सरकार की कई एजेंसीज ऐसी हैं, जिसमें से बहुत सारे राज्यों की पुलिस भी हैं, जिन्होंने कहा है कि इस अश्लील कंटेंट को यूट्यूब से तुरंत हटाया जाए। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने यह ऐलान किया है कि अब वो इस यूट्यूबर को कभी इंटरव्यू नहीं देंगे और इसके शो में कभी नहीं आएंगे। आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं, कानून तो अपना फैसला करेगा, जो भी करना है कार्रवाई करेगा। यह यूट्यूबर माफी मांग चुका है, लेकिन अब नुकसान हो चुका। समाज के लिए, इस देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए आपको यह देखना होगा कि कैसे आप सामाजिक एक्शन ऐसे लोगों पर ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए जो आपके परिवार के लिए काम की बात करते हैं, जो आपके बच्चों को सकारात्मक बातें बताते हैं, जो आपके बच्चों को पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं। उन्हें आप प्रोत्साहन दीजिए। सबूतों की जरूरत पड़ रही है, ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। नमस्कार।